हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय यादव, सीनियर फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री CLC सीकर। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन का रिवीजन हो रहा है, जिसका रिवीजन हम लोग नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में ईयर 2013 टू 19 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनकी थ्योरी को कवर करते हुए हम लोग सारा रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोग नीट 2020 में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ओके, तो आज जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है जो वीडियो सेशन वो लास्ट हमारा सेशन है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले 4 सेशंस में हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के जो किए हैं उसमें हम लोग ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, गैसेस स्टेट पहले वीडियो लेक्चर में था। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स और सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। जो चौथा लेक्चर हमारा था उसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को कवर किया था। तो आज जो हमारा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ब्रीफली बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। करीब 1 से 2 क्वेश्चन हर साल रहते ही हैं उससे। टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय उसको गो ऑन करते हुए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग अच्छे से तैयार करें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। करीब 1 क्वेश्चन हर साल एवरेज तौर पे हम लोग मान सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ। जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेकेंड फेज़ के लिए एडमिशन्स लेना चाहते हैं, हमारे फेज़ 2 के लिए, ओके, फेज़ 1 के हमारे एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। अभी जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बाद जो क्लासेस चालू होंगी, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो क्लासेस चालू होने के बाद आपका जो रियल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम है वो चालू हो जाएगा। लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन अभी से चालू हो गए हैं और उनकी क्लासेस भी चालू हैं ऑनलाइन। हमारे clclive.in पे आप सभी बच्चों के लिए क्लासेस चालू हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को उसके लिए एडमिशन्स और रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करते हुए आप लोगों को उसमें एक लॉगिन मिलेगा। आप उसको ओपन करते हुए सारे वीडियोस और हमारे जो टेस्ट पेपर्स वगैरह हैं सारा मटेरियल आप लोग शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 11th 12th टारगेट बैचेस के लिए जो है एडमिशन चाहते हैं तो आप clclive.in पे जाइए और रजिस्ट्रेशन अमाउंट उसमें पे कीजिए। कुछ लोगों को जो है कन्फ्यूज़न लगेगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट कोई अलग से अमाउंट नहीं है। आप लोगों की जो नेट फीस रहेगी क्लासरूम प्रोग्राम की उसमें से ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। आप लोगों का लॉकडाउन जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद जो है आप जब एग्जैक्ट क्लासरूम चालू हो जाएंगे हमारे, उस समय वो जो आपकी नेट फीस बनेगी उसमें से रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिडक्ट हो जाएगी। ओके, और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारी चाहिए तो clcparivar.in पर आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमारी जो भी रेगुलर अपडेट्स हो रहे हैं वीडियोस के, जो हमारा नीट के एग्जामिनेशन और जेईई के एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो सॉल्यूशंस बन रहे हैं उन सभी वीडियो सॉल्यूशन को आप YouTube चैनल पे हमारे CLC सीकर पे सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे और आप उन नए नए वीडियोस को आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज CLC सीकर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें हमारे जो बॉस हैं आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच और जो फिजिक्स के लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और लाइव भी वो शाम को 6:30 बजे स्टूडेंट से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। और जो हमारे बैचेस हैं वो सेकेंड फेज़ के 27 अप्रैल से चालू हो रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 की जो है 27 अप्रैल से आप लोग लाइव घर पे बैठ के अटेंड कर सकते हैं जब तक आपके रियल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम 104 103 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 104 जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ये अगर आप पढ़ें क्वेश्चन को तो
at 25 degree centigrade the molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide, okay, ammonium hydroxide हम लोगों को दे रखा है NH4OH, ठीक है, is 9.54 ओम इनवर्स, ओके, तो लैम्डा अपन लोगों को दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, तो लैम्डा जो है हम लोगों को दे रखा है सी कॉन्सेंट्रेशन पे 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज 238, मतलब सी कॉन्सेंट्रेशन आपको जो भी दे रखी है, सी जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, उस पे आपकी मोलर कंडक्टेंस 9.54 दे रखी है ना, ओके, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मतलब जब डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो जाए, उस समय जो है आपकी मोलर कंडक्टेंस जो है 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखा है, ओके। हमसे पूछा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, उसके आयनाइजेशन की डिग्री निकालने का वो क्या है, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये अल्फा फाइंड आउट कैसे करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं उस सी कंसंट्रेशन पे, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंडक्टिविटी निकालते हैं जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी लैम्डा नॉट सी पे, है ना। तो हम लोगों को जो डेटा दे रखा है आप लोग ध्यान से देखो, 9.54 डिवाइडेड बाई 238 9.54 अपॉन 238, है ना। तो अल्फा जो आता है अपने पास वो जो है आता है 0.0, आप इसको सॉल्व करेंगे 4008, ये अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी आप लोगों की, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज के टर्म्स में हम लोगों को बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 4.008 आपका अल्फा रहेगा, मतलब 4.008%, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 105 a button cell is used in watches function as following: zinc plus Ag2O plus water gives 2 Ag, zinc 2 plus and 2 OH minus. If half cell potential R, okay, हाफ सेल पोटेंशियल आपको दे रखा है, जिंक यहाँ पे ये सेल रिएक्शन दे रखी है ना। जरा इसको मैं लिख लेता हूँ साइड में, ओके, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। Ag2O सॉलिड, ओके, वाटर के अंदर ये रिएक्शन हुई, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस, ओके, एंड 2 OH माइनस एक्वस, ठीक है ना। अच्छा, इफ हाफ सेल पोटेंशियल आर, अगर आपके हाफ सेल पोटेंशियल दे रखे हैं अपन लोगों को, सेल पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, ओके, तो यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। सिल्वर देखो +1 से आपका एलिमेंटल स्टेट 0 में जा रहा है ना, ओके, और जिंक किस 0 से +2 में जा रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब एनोड की तरह कौन सा इलेक्ट्रोड काम करेगा। तो यहाँ पे देखो एनोड कौन होगा, एनोड होगा जिंक का हाफ सेल, ओके। तो यहाँ पे एनोड जिंक आपका Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, इसका E नॉट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको -0.76 दे रखा है, तो माइनस ऑफ 0.76 तो प्लस ऑफ इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा 0.76 वोल्ट, है ना, ओके। और यहाँ पे एनोड जिंक का होगा
कैथोड किसका होगा, सिल्वर का, मतलब सिल्वर ऑक्साइड जो है आपका एक कैथोड की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैथोड के लिए जो है रिएक्शन आपको दे रखी है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखा है आपको, Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give what, twice of Ag solid plus twice of OH माइनस। ठीक है भाई, E नॉट कितना दे रखा है, देखो E नॉट आपको दे रखा है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इस कैथोड के लिए, ये रिएक्शन लिखी गई है। ओके, हम लोगों को पता है कि भाई सेल पोटेंशियल पूछा गया है हमसे। ओके, और सेल पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियस स्टैंडर्ड ही होगा, क्योंकि और कोई डिटेल हम लोगों को दे नहीं रखी है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही लेते हैं हम लोग। तो हमें पता है भाई कि ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आपका दे रखा है कितना, 0.34, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.76 दे रखा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ओके, तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, देखो आंसर आएगा 1.10। ओके, सो ऑप्शन 3 1.10 आपको दे रखा है, सो 105 आपका सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं आगे, आसान थी प्रॉब्लम ये। ओके, आपको बस इस प्रॉब्लम में ये समझना होता है एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और आप सेल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह आपको दे रखी होती तो उसके हिसाब से ई सेल निकालते। फिलहाल इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर वगैरह की, तो इस वजह से हम लोग इस सर्टेन केस में स्टैंडर्ड कंडीशन ही एज्यूम करके चलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट केस 106। A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH is equal to 10। ओके, कोई सॉल्यूशन है HCl का, ओके, उसमें pH आपका 10 है, pH 10 होने का मतलब H आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एंड बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर, ओके, एट 1 एटमॉस्फेयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होगा ट्वाइस ऑफ H प्लस aqueous plus 2 electron। okay, now hydrogen gas twice of H plus। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, अगर आपको pH दे रखा है, pH आपको 10 दे रखा है, तो H प्लस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन को हम लोगों ने 1 एटमॉस्फेयर पे ले रखा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो जरा इस इक्वेशन के लिए ई सेल का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे भाई, E ऑफ H2 H प्लस इज इक्वल टू व्हाट भाई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो रिएक्शन दे रखा है ये, तो E नॉट ऑफ H2 टू H प्लस माइनस 0.0591 अपॉन 2। इस रिएक्शन के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन व्हाट, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ले रहा हूं मैं, क्योंकि गैसेस के लिए एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर में। ओके, नाउ ये वैल्यू तो अपन को पता है सब लोगों को कि 0 होती है, तो ये मैंने 0 पुट कर दिया। ओके, नाउ अब देखो इसमें यहाँ पे अपने पास जो बचता है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, पार्शियल प्रेशर तो 1 हो गया है ना, तो यहाँ से क्या बचता है, इसको बाहर निकाला। ओके, 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2। ओके, लॉग ऑफ व्हाट, इसको माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो माइनस को जब अंदर भेजूंगा तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस जो हो जाएगा वो होगा pH। ओके, सो pH होगा
2 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो यहाँ से बचता है 0.0591, ओके। 2 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, और इनटू पीएच, पीएच कितना आएगा, पीएच आपको 10 है, ओके। तो 0.591 वोल्ट, ओके। सो ये आपका क्या हो गया, E of H2 to H प्लस, ठीक है। सो देखते हैं आंसर आपको 0.59 वोल्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर 4 आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, ओके। रब साफ करता हूं इसको। नाउ ये क्वेश्चन हम लोग रेडॉक्स में भी देखे हैं इस तरीके का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि भाई MnO4 2 माइनस MnO4 2 माइनस aqueous gives what, MnO4 माइनस, ओके, aqueous। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसका, इधर पे क्या है +7, ओके। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो 0.1 मोल MnO4 2 माइनस 2 MnO4 माइनस। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। अगर हम लोग इसका 1 मोल कन्वर्ट करते हैं MnO4 2 माइनस का MnO4 माइनस में, ओके। तो मैग्नेट आयन और परमैग्नेट आयन के बीच की ये रिएक्शन है। तो मैग्नेट आयन अगर परमैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 मोल मैग्नेट आयन को 1 मोल परमैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे तो भाई कितना चार्ज जाएगा, 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना होता है 965। 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल MnO4 2 माइनस को कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर 1 फैराडे चार्ज, और 1 फैराडे चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, 1 फैराडे, ठीक है। अब 1 फैराडे के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा, ओके, वो कितना होता है 96500 कूलम। जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है 0.1 मोल MnO4 2 माइनस के लिए। तो 0.1 मोल MnO4 2 माइनस के लिए कितना होगा 9650 कूलम, 9650 कूलम, ठीक है ना, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108, the weight of silver displaced by the quantity of electricity which displaces 5600 ml of oxygen at STP, ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन हम डिस्प्लेस कर रहे होंगे तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन जब डिस्प्लेस करेंगे तो ऑक्सीजन के डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों का इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक बिल्कुल यूजुअल सा मैं तरीका बताता हूँ जिसमें हर बच्चे को समझ में आ जाए जो, ओके। इसको देखो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला भी हम लोग सेकंड लॉ ऑफ फैराडे यूज कर सकते हैं कि भाई वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू व्हाट, अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके। दूसरा अप्रोच अगर हमें फॉर्मूला नहीं कोरिलेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वेट के टर्म्स में नहीं दे रखा है, तो एक आसान सा तरीका और बताता हूँ मैं आप लोगों को, ओके। यहाँ से तो सॉल्व कर लेंगे, वेट निकाल लेंगे भाई ऑक्सीजन का, है ना। इक्विवेलेंट मास क्या होगा भाई, W ऑफ Ag, आपको पता है W ऑफ Ag पता है कितना है, ये आइडेंटिफाई करना है, ओके। इक्विवेलेंट मास कितना होता है भाई सिल्वर का 108, ओके। वेट ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा भाई 5600 ml, कितना होगा STP की कंडीशन पे, इसको अगर हम 22,400 से डिवाइड करें, ओके, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। अच्छा ये तो क्या आ जाएंगे मोल,
और मोल आ जाएंगे, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग भाई, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आए, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ गए 1/4, ओके। और मास कितना हुआ ऑक्सीजन का, W ऑफ ऑक्सीजन 1/4 इंटू 32, दैट इज व्हाट 8, ओके। तो जरा देखो प्रॉब्लम आसान हो गई। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आया 8, ओके। तो 8/8 हो गया, दैट इज व्हाट W ऑफ Ag क्या हो गया 108 ग्राम, ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप सेकंड मेथड भी देखना चाहते हैं तो देखो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। फर्स्ट तो समझ में आ गया होगा, ओके। एक मेथड और देख लेते हैं कि भाई ये ऑक्सीजन जब डिस्चार्ज हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। H2O का, वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम लोग तो O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ओके। ये अपन लोग इक्वेशन बैलेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 4 फैराडे अगर चार्ज पास होता है तो ऑक्सीजन कितना 1 मोल बनेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अपन लोगों ने जो करंट पास कराई है 1 मोल के लिए 4 फैराडे होता है ना। हम लोगों ने कितने मोल ऑक्सीजन लिया है, 1 मोल ऑक्सीजन डिस्प्लेस करता है 4 मोल इलेक्ट्रॉन के या 4 फैराडे करंट, ओके। सो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 4 फैराडे चार्ज है ना। हमारे पास जो मोल ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करे हैं 5600/22,400 ml से, वो कितने हैं 1/4 मोल ऑक्सीजन। 1/4 मोल ऑक्सीजन कितना होगा, ओके 4 फैराडे डिवाइडेड बाई 4 फैराडे डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो यहाँ से कितना आया 1 फैराडे, ठीक है ना, ओके। तो 1 फैराडे जो है आपका ये क्या होगा 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो 96500 कूलम या 1 फैराडे, और 1 फैराडे चार्ज से सिल्वर कितना डिस्चार्ज होगा 1 मोल, और 1 मोल के करस्पॉन्डिंग मास कितना होता है 108। सो ये आपका दूसरा अप्रोच था, ओके। बढ़ते हैं आगे 109 की तरफ। Aqueous solution of which of the following compound is best conductor of electric current, ओके। तो aqueous solution हमने लिया है, एसिटिक एसिड हमें पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये आयनाइज ही नहीं होता पानी में पूरा, ओके। सो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये बहुत अच्छा कंडक्टर तो नहीं होगा, ओके। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमें पता है कि पानी एक्वस फेस में इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, दैट इज व्हाट H3O प्लस और Cl माइनस, ओके। तो H प्लस की जो कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज हाईएस्ट अमंग ऑल द आयंस, ठीक है ना। तो H3O प्लस क्योंकि इसको वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कंडक्शन के लिए, है ना, ओके। और हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा होगा कि वाटर के अंदर H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल्स से रेप्लिकेट होते होते आगे बढ़ते हैं, मतलब उसको फेवरेबल सॉल्वेंट मिलता है, ओके। तो सॉल्वेंट खुद ही उसके कंडक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो HCl यहाँ पे आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अमोनिया भी एक NH4OH बनाएगा पानी के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट। फ्रक्टोज तो ऑब्वियस है नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगा। तो अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे HCl होगा, ओके। तो 109 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द बेस्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 110, the pressure of hydrogen required to make the potential of hydrogen electrode 0 in pure water at 298 Kelvin, ठीक है भाई, कि हाइड्रोजन जो है required to make the potential of hydrogen electrode 0 in pure water, ओके। तो प्रेशर क्या लेना चाहिए, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लिया, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मैं कोई एक रिएक्शन लिखता हूँ सी, प्योर वाटर के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, ओके, गिव्स व्हाट ट्वाइस ऑफ H। चलो मैंने उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल ले लिया, ओके। तो
कहा जा रहा है कि भाई किस प्रेशर पे जो है हाइड्रोजन का, सपोज करो हम लोग पार्शियल प्रेशर कुछ ले रहे हैं P, ओके, कितने प्रेशर पे इसका E सेल 0 होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन तो है नहीं है भाई। अच्छा, तो अपन लोगों को एक बात पता है कि E ऑफ H2 to H प्लस इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट ऑफ H2 to H प्लस माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे E नॉट ऑफ H2 ये कितना होगा भाई, ये आपका, ये तो 0 होगा। ठीक है, अच्छा, ये स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन सेल का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो तो 0 ही होता है ना। इसको भी हमें 0 करना है, तो 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ओके, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, लॉग ऑफ व्हाट, H प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन 0 हो गया, बचता क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ओके, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो H प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर 0, ओके, एंटी लॉग लेंगे तो 1 आएगा, ओके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यहां से कितना आएगा, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ओके। प्योर वाटर के लिए जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 10 की पावर माइनस 14, ओके। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, 10 to the power minus 14। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप समझ में आया होगा, आसान था, ओके। तो याद रखना ये एटमॉस्फेयर में रहेगा आंसर, ओके। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा अपना, 10 to the power minus 4 एटमॉस्फेयर जो है आपका फर्स्ट आंसर दे रखा है, ओके। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक सल्फेट, ये दे रखा है आपको, द EMF ऑफ द डेनियल सेल इज E1 when the concentration of zinc sulfate is changed to 1 molar and that of copper sulfate changed to 0.01 molar, okay. The EMF changes of E2, clear, ठीक है भाई। From the following which one of the relationship between E1 and E2, आप ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, तो हम लोगों को E1 E2 के बारे में रिलेशन दिया है। तो अगर हम देखें तो पहले जो कंसंट्रेशंस वगैरह दे रखी हैं तो उस समय E1 कितना दे रखा है आपको, तो चलो देखो E1 का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोगों को, है ना। हम लोगों को डेनियल सेल दे रखा है, तो हम सब लोगों को याद होगा डेनियल सेल की इक्वेशन, तो E इज इक्वल टू व्हाट, जिंक का इलेक्ट्रोड जो है एनोड होता है और कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा जी, तो जरा देखते हैं हम लोग, पहले जो E1 है, जो डेटा अपन को दे रखा है उसको ध्यान से देखो। E नॉट तो फिक्स ही है भाई, 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक आयन कितना है, जिंक आयन आपका 0.01 है और कॉपर आयन कितना है भाई, 1 मोलर, है ना। तो जिंक आयन 0.01 मतलब 0.01 10 to the power minus 2 और कॉपर आयन आपका 1 मोलर है, ओके। तो यहाँ से 2 बाहर जाएगा, -2, यहाँ से क्या आएगा, E नॉट माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो 2 को बाहर निकाला हमारे पास, तो जो आता है अपने पास 0.0591, ओके, दिस इज योर E1। ठीक है, अच्छा जी, ये फर्स्ट इक्वेशन बना के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। अच्छा, ये 2 को -2 को बाहर निकाला, प्लस और 2 कैंसिल आउट हो गया। E2 हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई, E2 देखो,
E2 हम लोगों ने क्या करा, E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन जिंक आयन और कॉपर आयन की बदल दी है, और वो कितनी है जरा देखते हैं। कॉपर सल्फेट चेंज टू 0.01 एंड जिंक सल्फेट 1 मोलर, उल्टी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने कर दी, मतलब 1 मोलर इधर पे कर दिया, ओके, और यहाँ पे कितना कर दिया, 10 की पावर माइनस 2 मोलर, ओके। तो यहाँ से क्या आ रहा है भाई, E0 माइनस 0.0591 अपॉन वॉट, 2 log ऑफ 10 to the power 2, क्लियर। सो log ऑफ 10 to the power 2 आपका आगे जाएगा, इसको 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से E2 निकल के कितना आ रहा है, E2 यहाँ से आ रहा है E0 प्लस E0 माइनस 0.0591, ओके। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। अब सेकंड इक्वेशन हुआ, अब जरा ध्यान से देखो इसको, E1 इज इक्वल टू व्हाट, E0 प्लस 0.0591 और E2 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591। तो कौन बड़ा हुआ भाई, E1 बड़ा होगा E2 से। जरा देखते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, E1 लेस देन E2, E1 ग्रेटर देन E2, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो E1 विल बी ग्रेटर देन 2, ओके। सो 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयनिक मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन है आयनिक मोबिलिटी ऑफ which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salt are put under the electric field, okay। तो कोई भी आयंस जो अल्कली मेटल्स दे रखे हैं, अपन लोगों को पता है कि यहाँ पे लिथियम का जो है हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। अगर लिथियम का कोई सॉल्ट लेंगे तो लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी उसका साइज छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा होगा, और इस वजह से इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे बल्की हो जाता है, और बल्की हो जाने की वजह से मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से क्या होते हैं, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स इसको इस तरीके से सराउंड कर लेते हैं ना, ओके। तो सराउंड करने की वजह से क्या होगा, इसका ओवरऑल साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा साइज हो जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, लिथियम आयन जो है पर्टिकुलरली वो क्या करेगा, ठीक है। तो अगर हम साइज के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे लिथियम आयन एक्वस फेस में लार्जेस्ट साइज का होगा, ओके। और लिथियम देन सोडियम आयन देन पोटेशियम। हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम हाइड्रेशन लिथियम आयन का होगा, इस वजह से वो लार्जेस्ट साइज का हो जाएगा, देन पोटेशियम एंड रुबिडियम सो ऑन, है ना, ओके। तो इसलिए आयनिक मोबिलिटी जितना बड़ा बल्कि आयन हो जाएगा उतना ही आयनिक मोबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो लीस्ट आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी भाई, लिथियम आयन की, ओके। तो हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम और सोडियम, तो आंसर अपन को मिल चुका है। तो चलते हैं आगे, लिथियम अपना राइट आंसर होगा। ओके, नाउ सो लिथियम विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंसीडर द चेंज, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को थोड़ा सा समझ में भी कम आता है और डर भी लगता है उन लोगों को, ठीक है ना। तो जरा हम ध्यान से देखें, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज आर शोन, ठीक है। आप लोगों को BrO4 माइनस दे रखा है, 1.28 वोल्ट BrO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। ये सेपरेट रिएक्शंस के फॉर्म में आप लिख सकते हो इनको, इन्होंने एक सीरीज में लिखा हुआ है उसको कि BrO4 माइनस अगर रिड्यूस होता है BrO3 माइनस में तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.82 वोल्ट चाहिए। BrO3 माइनस अगर 1.5 में जाता है तो HBrO चाहिए। तो फाइनली इस तरीके से इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्पेसी जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीडेशन में एक ही एलिमेंट क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन में भी जा रहा हो और वही एलिमेंट रिडक्शन में भी जा रहा हो। तो कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए पॉसिबल फेस है, मतलब ऐसी स्पेसीज जो रिड्यूस होने पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव दे और ऑक्सीडाइज होने पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आए। तो जरा चेक करते हैं, देखो मैं इसको सेपरेटली लिख लेता हूँ, है ना।
देखो BrO4 माइनस आपका BrO3 माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपली क्या है, ई नॉट इसका 1.82 है। तो ऑब्वियस है ये सिर्फ एक ही वन डायरेक्शनल प्रोसीजर है। तो BrO4 माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस समय, तो BrO4 माइनस आपका +7 में है, तो ब्रोमीन इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा नहीं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन +7 से +5 में आ रहा है। ओके, तो वन डायरेक्शन इज पॉसिबल। ओके, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि डिस्प्रोपोर्शनल में जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्पीसीज जो है हमारे पास वो कौन सी है, BrO3 माइनस, जो कि फॉरवर्ड में भी HBrO बना रही है और बैकवर्ड में भी अगर हम जाएंगे तो BrO4 माइनस बना सकती है ना। तो जरा BrO3 माइनस के लिए देख लेते हैं ना। अगर BrO3 माइनस इस तरीके से ट्रेवर्स करती है कि भाई BrO3 माइनस रिड्यूस हो रहा है HBrO में, ओके, तो आपको ई नॉट दे रखा है। ई नॉट कितना दे रखा है, जो है ई नॉट दे रखा है 1.5, ओके, 1.5 वोल्ट है ना। अच्छा, और इसी BrO3 माइनस को हम लोग क्या करें, सेम सॉल्यूशन में ले लें और हम ऐसा मान लें कि ये एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एनोड हाफ सेल बना दें इसका, ओके, BrO4 माइनस। ओके, तो ई नॉट कितना आ रहा है, ई नॉट आ रहा है आपके पास 1.82 वोल्ट, 1.82 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो BrO3 माइनस और BrO4 माइनस जरा इसको चेक करते हैं। 1.5 वोल्ट, 1.82 वोल्ट, अगर हम देखें तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, मतलब कैथोड हुआ, और ये क्या हुआ, एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, तो BrO3 माइनस से BrO4 माइनस जब जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ है ना। अच्छा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ई नॉट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ई नॉट क्या होगा भाई, ई नॉट होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। तो अपन लोग बोलते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, या ऐसा करते हैं हम लोग इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड बोल देते हैं, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आपका 1.5 है प्लस, सॉरी ये -1.82 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.82। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.32 माइनस में आ रही है। अगर ई नॉट नेगेटिव होगा तो वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि BrO3 माइनस आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है अपने पास स्पीसीज सॉल्यूशन के अंदर वो है HBrO। HBrO के बाद ब्रोमीन है। तो HBrO को जरा चेक कर लेते हैं भाई। HBrO को देखो, HBrO ये आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को क्लियर नहीं होता है, ओके, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है ना, समझना कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो आप लोग सिंपली मैं तो एक एक को चेक कर रहा हूँ, ओके, आप डायरेक्ट भी रैंडम एक दो को चेक कर लीजिए, ओके, और आपका जो भी फिट हो जाए आंसर के अंदर, मतलब ई नॉट जिसका पॉजिटिव आ जाएगा वो सेल रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो केस चेक कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, HBrO के लिए, ठीक है। HBrO के लिए क्या होगा भाई, HBrO ब्रोमीन, ठीक है। तो HBrO ब्रोमीन के लिए ई नॉट कितना है, ई नॉट ब्रोमीन के लिए है 1.595 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, और HBrO अगर हम लोग BrO3 माइनस में जाते हैं, ओके, तो क्या होगा भाई, ई नॉट कितना होगा इसका, ये मैंने ऑक्सीडेशन के लिए लिखा है और ये मैंने रिडक्शन के लिए, मतलब ये रिडक्शन हुआ, ओके, और ये ऑक्सीडेशन, ओके। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा भाई, -1.5 वोल्ट, ओके। तो हम क्या करते हैं इसमें, फिर से वही ई नॉट चेक करते हैं इस रिएक्शन का कि अगर HBrO डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता, मतलब ये कंबाइन इक्वेशन होती, ट्वाइस ऑफ HBrO गिव्स व्हाट, Br2 प्लस BrO3 माइनस, एंड इसको फाइनली हम लोग बैलेंस करेंगे जब, ओके। तो ई नॉट जो आएगा वो क्या आएगा,
ई नॉट देखो, ई नॉट इसके लिए क्या आएगा, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड इसको बनाएंगे क्योंकि वहां पे रिडक्शन हो रहा है, और इसको एनोड बनाएंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है 1.595 माइनस, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है प्लस 1.5 वोल्ट। ओके, सो प्लस 1.5 वोल्ट आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी माइनस ही दे रखा है, सॉरी माइनस 1.5 वोल्ट है ना। तो यहां से अपने पास कितना आ रहा है 0.095 ओके वोल्ट। दैट मीन्स व्हाट, ये ई नॉट अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो ई नॉट पॉजिटिव का मतलब है आपका ई नॉट पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा भाई नेगेटिव। ओके, सो सेल आपका स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा, मतलब अगर हम लोग HBRO को लें कुछ फेस में तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जा सकता है ओके इजीली। सो आंसर आपका HBRO ही होगा। ओके, ब्रोमीन होगा नहीं, हम लोगों ने BRO3 माइनस चेक कर लिया, BRO4 माइनस होगा नहीं। ओके, तो HBRO इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास राइट होगा। ओके, तो बढ़ा जाए आगे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। 114 फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट आपको दे रखा है 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाए भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए देखो यहाँ पे अपन लोगों को डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट वाला फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है भाई RT ln के इक्विलिब्रियम, है ना। तो माइनस ऑफ NF ई नॉट। ओके, बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे क्या होगा माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट NF, और ई नॉट आपको कितना दे रखा है, ई नॉट देखो 0.59 ओके, सो 0.59 वोल्ट आपको दे रखा है ना। अच्छा, तो यहाँ से log ऑफ के इक्विलिब्रियम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, तो log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू NF इंटू 0.59 अपॉन 2.303 R एंड T। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू वो कितना बोल रहे हैं कि फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, उन्होंने n हम लोगों को बोल रखा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो n इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसमें। ओके, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो log ऑफ के इक्विलिब्रियम वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये एग्जैक्टली 10 आ जाता है। ओके, आसान है ये पूरा एक्सप्रेशन। ओके, RT बाई NF कैंसल आउट हो जाता है ओके 0.059 से। तो यहाँ पे क्या होगा, के इक्विलिब्रियम यहाँ से निकल के आता है क्या, के इक्विलिब्रियम आता है 10 टू द पावर 10। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसान कैलकुलेशन थी इसलिए हो गया। ओके, डेटा को बहुत अच्छे से मेंटेन करा गया था इस प्रॉब्लम में। ओके, तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम में। तो 10 टू द पावर 10 इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो 114 नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस प्लस 2i माइनस ई नॉट दे रखा है, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछा गया है सेल रिएक्शन का। ओके, तो क्या होगा भाई, ई नॉट आपको दे रखा है कितना 0.24, और हमें पता है कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF ई नॉट। ओके, आपको माइनस n कितना होगा इस रिएक्शन में, जरा ध्यान से देखो, n इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग होगा 2। ओके, तो जरा हम देखते हैं इसमें कि जो n है आपके पास वो 2 है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू वॉट 96500 इंटू ई नॉट आपका 2.4 वोल्ट दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 46,320 जूल के आसपास आएगा। इसको मैंने सॉल्व किया है 46.32 जूल आंसर रहेगा। ओके, तो ये डेल्टा जी नॉट आपका, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, -46.32। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा डिस्कस हो चुका है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हम बात करते हैं। 116 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड। अगर हम लोग क्वांटम नंबर की वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1, ओके, तो देखो यहाँ पे कि 3p ये थर्ड ऑर्बिट, l जो है आपका p सबसेल हुआ, m जो है पर्टिकुलरली अगर हमने असाइन कर दिया तो p सबसेल का कोई एक ऑर्बिटल होगा। मतलब अगर हम लोग 3 क्वांटम नंबर को फिक्स कर देते हैं तो वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, एक ऑर्बिटल के बारे में। अगर हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर फिक्स कर दिया तो दैट मीन्स दैट इज द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू एन इलेक्ट्रॉन लाइंग इनसाइड द एटम। मतलब एटम के अंदर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर 3 क्वांटम नंबर हमें फिक्स करे हैं तो एक ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये तीनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर किसी एक ही ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो दिस इज द आंसर 2। ओके, तो आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 117, based on the equation E is equal to -2.178 into 10 to the power -18 joule z square by n square, certain conclusions are written, which of them is not correct? okay, एनर्जी का एक फॉर्मूला हम लोगों को दे रखा है, आप लोग इसको नोट करें। ये नील बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा है, ओके, सबको याद होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। ओके, तो ये बात सही है कि भाई हम लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, और अगर हमें एनर्जी पता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट या डी एक्साइट होता है, सपोज E2 और E1 ये दो एनर्जी स्टेट हैं, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, अगर एक्साइट होता है E1 से E2 में तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके होगा। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा E, वो क्या होगा भाई, हम लोगों को पता है कि वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1। ओके, सो E2 माइनस E1 क्या होगा, E2 माइनस E1। देखो तो हम लोग अगर हर एक एनर्जी स्टेट को लिखें तो 2.178 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू वॉट, z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, दिस विल बी द एनर्जी। ओके, तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि वो कह रहे हैं कि इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस द ऑर्बिट। ऑब्वियस है, अगर एनर्जी सेल चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टेट को निकाल सकते हैं ना। ओके, तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमसे बोला जा रहा है कि फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट the electron is more loosely bounded, the electron is more loosely bounded in the smallest allowed orbit। smallest or allowed orbit हम लोगों को पता है कि भाई जो, जैसे सपोज हम लोग हाइड्रोजन एटम को ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, देन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा हम लोगों को याद होगा। ओके, तो जो स्टेटमेंट 2 दिया जा रहा है कि भाई द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6। ओके, तो इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, सही बात है कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट जो है मोर नेगेटिव है, और हायर एनर्जी स्टेट जैसे जाएंगे हम लोग, ज़्यादा ऑर्बिट नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी 0 की तरफ टेंड करेगी। ओके, तो वो मोर पॉजिटिव होगी बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो करेक्ट है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, लूजली बाउंडेड ऐसा कहना गलत है। ओके, कैसे, देखो हम लोगों को पता है कि नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डोमिनेट कर रही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का है ना। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा नेगेटिव है, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या है अपनी, पॉजिटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गई, क्लियर। सो अगर हम देखें तो दोनों का जो टोटल एनर्जी का सम आता है, तो टोटल एनर्जी का सम हमारा क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, है ना। अच्छा, और वो कैसे पता चलता है हम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, जब इसका रिजल्ट हम लोग निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। और अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डोमिनेटिंग ओवर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोजर ऑर्बिट जो होंगे उनके पास रहेगा या उसमें रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और उस केस में क्या होगा, स्ट्रांगली बाउंडेड रहेगा, ना कि लूजली बाउंडेड रहेगा। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है आपका इनकरेक्ट हुआ, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, ओके। तो एक 2 ऑप्शन हमें आंसर के तौर पे तो दिख रहा है, ओके, लेकिन थर्ड और फोर्थ को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जैसा कि मैंने बोला कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर इंटरेक्शन से ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ओके, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी स्टेट इनफाइनाइट पे, क्लियर, फाइन। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हायर मैक्सिमम हायर एनर्जी स्टेट जो होगी इसकी, वो जब एटम को छोड़ेगा तो उस समय इसकी एटम के रिस्पेक्ट में एनर्जी 0 हो जाएगी, ओके। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इस एनर्जी स्टेट इनफाइनाइट पे, ओके, जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई है, उससे जो भी ऑर्बिट्स की एनर्जी होगी, अलाउड ऑर्बिट्स जो भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उनमें जो एनर्जी होगी वो इस एनर्जी से कम होगी। सिर्फ नेगेटिव साइन का यहाँ पे ये मतलब है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज मोर स्ट्रांगली बाउंडेड, ओके। एनर्जी स्टेट 0, एनर्जी स्टेट 0 का मतलब, या एनर्जी स्टेट इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट जब होगा तो एनर्जी स्टेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उस समय इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियर अट्रैक्शन को छोड़ चुका होगा, मतलब एटम से एस्केप कर चुका होगा, ओके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर द इज द ऑर्बिट रेडियस, ओके। तो चलिए ये बात भी करेक्ट है हमारा, इस डायग्राम में ही देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखें तो क्या होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो होगी R1, R2 एंड R3 एंड सो ऑन, ओके। तो नील बोर फॉर्मूले से हम लोगों को पता है कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, ओके। तो रेडियस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर, मतलब ऑर्बिट नंबर के क्या है, स्क्वायर टाइम्स है। ऑर्बिट नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस स्क्वायर टर्म्स में बढ़ेगी, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ, तो मतलब हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Okay, the value of Planck constant is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. The speed of light is 3 into 10 to the power 17 nanometer per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with the frequency of 6 into 10 to the power 15? Okay, तो frequency आपको दे रखी है कितनी, 6 into 10 to the power 15 hertz, okay, या second inverse। हम लोगों से पूछा गया रहा है कि कौन सा क्लोजेस्ट वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, c बाई लेमडा। तो c क्या है आपके पास, c है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 17। हम लोगों को नैनोमीटर में ही आंसर देना है, तो हम लोग इसको नैनोमीटर में ही रखते हैं c की वैल्यू को। और लेमडा क्या है, लेमडा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 15, सॉरी लेमडा तो हमें फाइंड आउट करना है,
तो लैम्डा क्या होगा भाई, लैम्डा विल बी व्हाट, c बाई न्यू। ओके, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि c क्या है आपका, c 3 इंटू 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई व्हाट, 6 इंटू 10 टू द पावर 15। ओके, तो यहां से क्या आया, यहां से आया 300 अपॉन, देख सकते हैं आप लोग इसको सॉल्व करके। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट, 50 विल बी द आंसर। लैम्डा इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर। ओके, आई होप समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगेगा सर ये क्यों दे रखा है, ये एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। ओके, जिसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, बट ये है कि कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ओके, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम में यूज नहीं होने वाला था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। Which subcell can be occupied by maximum 6 इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 इंटू 12 प्लस 1। ओके, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 2 इंटू 12 प्लस 1। ओके, एल की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग एल की वैल्यू 1 पुट कर दें तो एल की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल की वैल्यू 1 के लिए कौन सा सबसेल होता है भाई, एल की वैल्यू 1 के लिए पी सबसेल होता है। तो पी सबसेल ऐसा सबसेल होगा जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ये तो हमें पता ही है। एस में 2, पी में 6, ये तो बेसिक है, हम लोग जानते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 120, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। देखो भाई, इसमें हम लोगों को पोटेशियम एटम का एटॉमिक नंबर दे रखा है और वो कह रहे हैं कि 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर क्या होंगे। तो 4 क्वांटम नंबर वैल्यू होंगी उस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लोगों को वो सारी क्वांटम नंबर की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। तो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं भाई हम लोग, 1s2 2s2 2p6, सब लोगों को आता होगा ये लिखना। ओके, 3s2 3p6। ओके, 3p6 के बाद क्या होगा भाई, 4s ऑर्बिटल आएगा। यहाँ तक देखो भाई कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 8 18। ओके, तो बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 4s1। तो 4s1 19th इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा। ओके, तो जरा हम लोग देखते हैं कि भाई 19th इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास, दिस विल बी द 19th इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 19th इलेक्ट्रॉन के लिए 4s के करस्पॉन्डिंग इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट जो बनेगा, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m l इज इक्वल टू 0 एंड स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ, कोई सा भी लिया जा सकता है। तो 4 0 0 का कॉम्बिनेशन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। What is the maximum number of orbital that can be identified with the following क्वांटम नंबर? अगर हम लोगों को याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने करा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे थे और इस क्वेश्चन में हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है, ठीक है ना। और हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, n की वैल्यू भी फिक्स कर दें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी फिक्स कर दिया, l की वैल्यू भी फिक्स कर दी और ml की वैल्यू भी फिक्स कर दी 0। ओके, तो मतलब दिस इज शोइंग एनी ऑर्बिटल ऑफ 3p, इट कैन बी z, 3pz। ओके, सो 3pz ऑर्बिटल अगर हम लोगों ने 3 क्वांटम नंबर को फिक्स कर दिया है तो यहाँ पे ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक सर्टेन ऑर्बिटल के बारे में। ओके, तो कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं 3 क्वांटम नंबर को, एक ही, तो आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। ओके, एनर्जी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, लाइट की वेवलेंथ जो दे रखी है 45। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है भाई, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, hc 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ओके, इंटू व्हाट, 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, 8। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है हमारे पास, लैम्डा है 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 9। ओके,
तो ये चीज़ आप लोग याद रखो यहाँ पे कैलकुलेशन में कि जब भी ये h और c का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू याद रख लें, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो रफली 2 × 10⁻⁻25। ओके, ये वैल्यू याद रखने में आसान होगी आप लोगों को, HC की वैल्यू। लेकिन आपको ये याद रखना है कि MKS यूनिट में लेना है हम लोगों को, अपॉन 45 × 10⁻⁹। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 10⁻25 + 9। ओके, कितना होगा ये 10 की पावर माइनस ऑफ आपका 16। ओके, एंड 2/45। ओके, इसको हम लोग 2/45 200/45 रफली लिख देते हैं इसको, है ना। अच्छा जी, इंटू 10⁻18। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये करीब आंसर क्या आ रहा होगा इसका, 5 टाइम्स जाएगा, 5 और 4 के आसपास, 4 से थोड़ा ज़्यादा, 5 से कम, है ना। ओके, तो 4.42 एक ही ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, इंटू 10⁻18। सो ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट जो है अपना ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, आसान सी प्रॉब्लम थी। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, तो किसी भी सबसेल के करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, √L × L+1 h/2π, है ना। तो क्या होगा भाई यहाँ पे √L L+1, L की वैल्यू क्या होगी d सबसेल के लिए या d ऑर्बिटल के लिए, L की वैल्यू होती है 2। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो h/2π है उसको h बार भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग, कंफ्यूज हो जाओ नहीं तो। यहाँ पे ये जो भी दे रखा है आपको h बार लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे √2 × 2 + 1, ओके, h बार, दैट इज व्हाट √6 h बार। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 124, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल को अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिकल होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी आइडेंटिकल होगा, मतलब n की वैल्यू भी सेम रहेगी, l भी सेम रहेगा, ml भी सेम रहेगा। सिर्फ कौन सा क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगा, इनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगा, s और ms, है ना, जिसको लिखते हैं हम लोग। तो +½ और -½ 2 वैल्यू असाइन करेंगे वो लोग, है ना। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई सिर्फ हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से ही कर सकते हैं। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके के आसान क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आते हैं, बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे। तो आप लोग क्या है कि एक बेसिक फंडामेंटल तो एनसीईआरटी का कवर कर ही लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the wrong statement? Okay, the uncertainty principle is delta E dot delta T greater than h/4π. Okay, ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा हम लोगों ने, लेकिन ये फॉर्म बहुत कम लोगों ने देखी होगी। ओके, ये फॉर्म कहाँ से आती है, डेल्टा ई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एनर्जी में अनसर्टेनिटी, और डेल्टा टी मतलब अनसर्टेनिटी इन टाइम। ओके, तो जरा हम लोग इस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि कैसे आएगा ये। ओके, तो देखो कैसे आएगा ये, हम लोगों को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन h/4π। ओके, नाउ अब देखो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, डेल्टा पी डेल्टा टी से डिवाइड कर दो और डेल्टा टी से ही तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पी जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वन काइंड ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स डॉट डेल्टा एक्स क्या होता है, वर्क डन, एंड वर्क डन क्या होता है, वन काइंड ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। ओके, और यहाँ पे ये क्या होगा, डेल्टा टी h/4π। ओके,
नाउ डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहां से क्या आएगा भाई, h अपॉन 4 पाई क्या हुआ ज़्यादा, ये जो अपना एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ओके, एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल जो है ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज एनर्जी जो होती है वो उसको स्टेबलाइज करती है। मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी आती है उस केस में, हाफ फील्ड के केस में, फुल फील्ड के केस में, है ना। ग्रेटर द सिमेट्री ऑब्वियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होगा, ओके। तो और मोर बैलेंस अरेंजमेंट होगा, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है ना। The energy of 2s orbital is less than that of 2p orbital in case of hydrogen like atom। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो हाइड्रोजन लाइक एटम होगा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके। सो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा, जो एनर्जी होगी, जो भी ऑर्बिटल एक ही सबसेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ओके, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना, ओके। जैसे 3s है, 3s 3p 3d इक्वल एनर्जी लेवल पे होंगे, ओके, और इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और n+l रूल फॉलो करते हैं। तो n+l रूल जो है बेसिकली किसके बारे में बता रहा है हम लोगों को, अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में n+l रूल वैलिड है, ओके। तो यहाँ पे n+l का जो रूल है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करते हैं हम लोग कि 1s सबसेल 2s से कम एनर्जी पे होगा, फिर 2p एंड 3s 3p, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हुआ और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा था, तो हमें आंसर तो मिल चुका है, ओके। चलिए ऑप्शन 4 को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ओके। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ओके, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है। और v is the group velocity of particle and m is the mass of the particle, okay। so lambda जो है आपका वेवलेंथ है, m क्या है मास और v क्या है वेलोसिटी है, ओके। तो ये डी ब्रोगली स्टेटमेंट करेक्ट है, हम सब लोग जानते हैं, ओके, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द m मास पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड v, ओके। उसका जो एसोसिएटेड वेव कैरेक्टर आता है उसका वेवलेंथ जो होता है लैम्डा h अपॉन mv के बराबर होता है, ओके। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है 126 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, ओके। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो ब्लॉक में फिगर आउट करा है तो ये वाला जो सबसेल फिल किया गया है ये हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट कर रहा है ना। हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं, है ना, हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ये बोलता है कि अगर हम किसी भी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के साथ फिल होते हैं, ओके, देन आफ्टर हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है एंटी पैरेलल स्पिन हो चुकी है, ओके। ये दो तो पैरेलल गए हैं, फिर एंटी पैरेलल हो गया, तो दैट मीन्स व्हाट, ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, ओके। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट ही होना चाहिए, ओके। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर भी उसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि वो आंसर क्यों नहीं हो सकते। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज, ओके। तो m की वैल्यू जो है ml जो है dz²,
अगर ml को हम लोग देखते हैं तो ml अगर 0 है तो पॉसिबल है dz स्क्वायर के लिए, क्योंकि l की वैल्यू अगर 2 होगी तो ml जो है आपके 5 वैल्यूज लेगा, मतलब d सब सेल के लिए। तो d सब सेल के लिए ml कैन बी असाइंड एज dz स्क्वायर। ओके, ml 0 की वैल्यू जो है dz स्क्वायर के लिए असाइन की जा सकती है। तो ऑप्शन 2 का स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाई 3 क्वांटम नंबर्स while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. Okay, तो 3 quantum numbers and 4 quantum numbers. Okay, ये बात 3 quantum numbers एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक 4 क्वांटम नंबर जो है एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो एस ऑर्बिटल जो है ना आपका, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम अपन लोगों ने अभी देखा अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई या एच बार लिख सकते हैं हम लोग। तो एल की वैल्यू क्या है अपने पास? 0। तो एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? 0। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। तो हमारा जो आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो क्या है? फर्स्ट। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर्टिकुलरली इसमें स्टेटमेंट टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा पूछी जाती हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ऑर्बिटल्स या सबसेल की इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेवेंट जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पूछी गई है। और उसमें कितने अच्छे से आप कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पाँचों सेशन बहुत पसंद आए होंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहे होंगे, है ना। तो हम लोगों ने इस तरीके से 5 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कराया, जिसमें नीट के एग्ज़ाम में फ्रॉम ईयर 2013 टू 2019 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोगों ने कवर करा। ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरीके से लगे रहिए, CLC के साथ बने रहिए। आप लोगों का जितना हो सकेगा हम सारे टीम मिलके आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। ओके, तो आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा स्टडी का। ओके, थैंक यू वेरी मच।